हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। आज हमारा क्लास 11th का पहला चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि बायो से है और इस चैप्टर का नाम है सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सजीव जगत क्या है? जीवन का वह साइंस जिसमें सारे जीवधारी आते हैं उसको लिविंग वर्ल्ड कहा जाता है, सजीव जगत कहा जाता है। इसमें हम संपूर्ण बायो के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी होती है जिसमें जूलॉजी और बॉटनी होता है, और साथ में एक और साइंस है जिसको हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे साइंस के बारे में। साइंस क्या है? साइंस इसको कहते हैं विज्ञान। जैसा कि आप विज्ञान के बारे में छोटे कक्षाओं से भी पढ़ते चले आ रहे हैं, जूनियर क्लास से भी आपको इसके परिभाषा के बारे में रटाया जाता है कि विज्ञान है क्या। देखो, विज्ञान एक प्रैक्टिकली नॉलेज है। प्रैक्टिकली नॉलेज का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज आपसे कह दिया जाए तो आप सीधे विश्वास नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि केवल कही सुनी बातों को न मान करके अगर कोई बात कही जाए तो उसको तथ्यों पर आधारित हो, उसका कोई प्रायोगिक प्रमाण हो। ठीक है, अगर इस तरह से है तो वो विज्ञान होता है। अगर विज्ञान की परिभाषा की बात करें तो आप कहेंगे कि किसी तथ्य या जानकारी या किसी वस्तु या जो कारण होते हैं उसके विषय में जो प्रायोगिक ज्ञान होता है वो विज्ञान होता है। और अगर इसको हम फिर दूसरे रूप में भी कहेंगे तो आप कहेंगे कि किसी भी विषय या वस्तु के संबंध में जो भी क्रमबद्ध या सुसंगठित ज्ञान होता है वो विज्ञान कहलाता है। ठीक है, विज्ञान जो है एक लैटिन वर्ड है और इसे लिया गया है सायरे, SCIRE, सायरे। और दूसरा है साइंसिया। ठीक है, देखो, सायरे का मतलब होता है टू नो। ठीक है, टू नो जानना, और साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज। ठीक है, इसका मतलब होता है जानना और इसका मतलब होता है ज्ञान, एक ही चीज है। तो ये है लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है कि किसी भी वस्तु या किसी तथ्य के बारे में आपको जो ज्ञान प्राप्त होता है वह विज्ञान है। ठीक है, तो परिभाषा आपको हो गया। अब हम विज्ञान की बात करेंगे कि विज्ञान के पार्ट कौन है। तो अगर हम पार्ट की बात करेंगे, पार्ट ऑफ साइंस, पार्ट ऑफ साइंस। ठीक है, तो इसमें दो भाग इसके होते हैं, एक नॉन लिविंग, एक नॉन लिविंग होता है जिसे हम क्या कहेंगे, निर्जीव। ठीक है, निर्जीव। और दूसरा होता है लिविंग, इसे हम कहेंगे सजीव। ठीक है, तो याद रखेंगे आप कि जो विज्ञान है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक नॉन लिविंग निर्जीव और लिविंग सजीव। अब नॉन लिविंग में आपको हम कहेंगे फिजिक्स। ये भौतिक पदार्थ होते हैं, इसमें इसमें क्या होते हैं, भौतिक पदार्थ। ठीक है, और इसमें क्या आता है, बायोलॉजी। बायोलॉजी, इसमें क्या होता है, सजीव, सजीव पदार्थ आते हैं। ठीक है, जिसमें जीवन होता है वो सजीव है। ठीक है, अब देखो जो निर्जीव पदार्थ होते हैं ये बहुत सारे इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें केमिस्ट्री आती है। ठीक है, रसायन विज्ञान है। इसके अतिरिक्त आपका आता है खुद का भौतिक विज्ञान भी आता है, फिजिक्स भी आता है।
ठीक है, जो भौतिक पदार्थ हैं, और साथ में क्या आता है, भूगर्भ विज्ञान आता है, पैलियांटोलॉजी। ठीक है, तो ये है भौतिक विज्ञान, ये है रसायन विज्ञान। ठीक है, और जो थर्ड है वो है भूगर्भ विज्ञान। भूगर्भ का मतलब भूमि के नीचे, जमीन के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, जो खनिज पदार्थ हैं, वो सब भूगर्भ विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो देखिए, जो बायोलॉजी है इसमें क्या आता है, बायोलॉजी में आपका जो आता है वो पहला है जूलॉजी, इसको क्या कहेंगे, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है बॉटनी, इसे कहेंगे पादप विज्ञान या वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो दो हो गए, पहला है जूलॉजी जंतु विज्ञान, बॉटनी वनस्पति विज्ञान, और लास्ट में जो तीसरा वाला जो साइंस है ये बाद में इसको जोड़ा गया है, तो ये क्या है, माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। इसको क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान। ठीक है बेटा, तो याद रखेंगे आप कि जो बायोलॉजी है, जो सजीव विज्ञान है, जो जीवित वाला है, वो तीन भागों में बटा हुआ है। जूलॉजी, इसमें जंतु विज्ञान, सारे एनिमल्स आते हैं, बॉटनी में सभी प्लांट्स आते हैं, और माइक्रोबायोलॉजी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, माइकोप्लाज्मा है, इसमें सब आते हैं आपके। इसमें आपका बैक्टीरिया, वायरस, ठीक है, माइकोप्लाज्मा, उसके बाद यूनिसेल फंगस आते हैं, जो एक कोष की कवक आते हैं। ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये इसमें आते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजी में आते हैं। और एक चीज आप और याद रखेंगे कि जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है वो कौन है, तो आप याद रखेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक हैं। ठीक है, बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस। ठीक है, और जूलॉजी के जनक कौन है, जंतु विज्ञान के जनक हैं एरिस्टोटिल, एरिस्टोटिल, इसको कहते हैं अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, और माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी, एक कोष की जीव की खोज इन्होंने किया था, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और यहाँ पर आप देखेंगे जो बायोलॉजी है उसका खोज किसने किया था, तो देखिए अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का फादर कहा जाता है, तो यहां पर एरिस्टोटिल ही होगा, एरिस्टोटिल, अरस्तु। ठीक है, अरस्तु को जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का पिता कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा का पूरा पार्ट। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है सजीव क्या है या सजीवों के गुण। इसके पहले हमने क्या पढ़ा है, विज्ञान के बारे में पढ़ा है, और सजीव जगत क्या है, सजीव और निर्जीव जगत में हमने पढ़ा है कि फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, ये सारे निर्जीव पदार्थों में आते हैं, भूगर्भ विज्ञान है, जबकि सजीव जगत में आपके बायोलॉजी आते हैं, जूलॉजी और बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। तो अब ये जो बायोलॉजी है यानी जो जीव जगत है उसके क्या क्या गुण हो सकते हैं और
किस कारणों के पर उनको जो है हम सजीव जगत या लिविंग ऑर्गेनिज्म मानते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। देखो, जितने भी जीवधारी होते हैं उनमें एक विशेष गुण होता है जो कि निर्जीवों में नहीं होता है। इनमें प्रजनन हो सकता है, इनमें वृद्धि होती है, इनमें गमन होता है, इनमें उद्दीपन होता है, इनमें लगातार वृद्धि होती है, और ये क्या होते हैं, बाहरी कारकों के प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, इनमें उपापचयी क्रिया मेटाबॉलिक फंक्शन होता है। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये सजीवों में पाई जाती हैं। तो हम एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। तो जो नंबर 1 होगा कि जो सजीव होते हैं, ठीक है, सजीव का शरीर विशेष इकाई से बना होता है। ठीक है, विशेष इकाई से बना होता है। देखो, जो निर्जीव होते हैं आपको पता है कि वो एटम, मॉलिक्यूल इन सब से बनते हैं, लेकिन जो सजीव होते हैं, लिविंग होते हैं, इनमें क्या होता है, एक विशेष यूनिट होती है जिसे आप कहते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। और ये यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, ये यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है, सेल है। ठीक है, तो याद रखना कि सजीवों में सेल पाई जाती है लेकिन निर्जीवों में सेल नहीं पाया जाता। ठीक है, दूसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है कि जितने भी सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है। इनमें क्या होता है, सजीवों में वृद्धि होती है। सजीवों में वृद्धि होती है। कोई भी जीवधारी जो होता है वो एक छोटे यूनिट से शुरू करता है और लगातार वो वृद्धि करते हुए एक निश्चित आकार में जाता है। बहुकोशिकी की बात करेंगे तो बहुकोशिकी जो होते हैं वो एक कोशिका से जीवन शुरू होता है और लाखों करोड़ों की संख्या में शरीर में कोशिकाएं बन जाती हैं और बहुत विशाल विशाल जंतुएं और पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, तो सजीवों में वृद्धि होती है, लेकिन निर्जीवों में आप कोई भी कण ले लो, कोई भी पदार्थ ले लो, निर्जीव पदार्थ, वो जैसा आपने बना दिया वो वैसा ही रहेगा। प्रकृति में वो एक निश्चित आकार, निश्चित अवस्था में ही रहता है। ठीक है, तीसरा आइए, सजीवों में क्या होता है, सजीवों में गमन होता है। सजीवों में गमन, गमन का मतलब गति, गति, ठीक है, या प्रचलन होता है। लेकिन निर्जीवों में प्रचलन नहीं होता है, वो जहां होंगे वहीं रहेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्या है, सजीवों में गमन होता है या गति या प्रचलन होता है। चौथा ये कि सजीवों में क्या होगा, सजीवों में जो होता है वो प्रजनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट है। इसके बाद 5वें पॉइंट पर आते हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें विशेष जीव द्रव्य पाया जाता है। अब ये जीव द्रव्य क्या है, जीव द्रव्य क्या मतलब होता है कि बॉडी के अंदर, सेल के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, तो उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं या जीवित पदार्थों के द्रव्य। ठीक है, तो सजीवों में जीव द्रव्य पाया जाता है। जीव द्रव्य को क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म पाए जाते हैं, जबकि नॉन लिविंग में नहीं होते हैं। नेक्स्ट आइए कि जितने भी सजीव होते हैं उसमें मेटाबॉलिक फंक्शन होता है। सजीवों में उपापचयी क्रियाएं होती हैं। सजीवों में उपापचयी क्रियाएं, ठीक है, उपापचयी क्रियाओं को कहते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन। उपापचयी क्रियाएं मेटाबॉलिक फंक्शन होती हैं। देखो, मेटाबॉलिक फंक्शन क्या है,
बॉडी के जो सेल होते हैं उन सेल के अंदर एक विशेष क्रिया होती है जिसमें ये जो सरल तत्व होते हैं उनसे क्या करते हैं, उनसे जटिल तत्वों का निर्माण करते हैं और फिर जटिल तत्वों से अपने जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, सरल तत्वों में फिर तोड़ लेते हैं। तो जो उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। उपापचयी क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं। एक है उपचयी क्रियाएं, ठीक है, इसको कहते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है। और दूसरा होता है अपचयी क्रियाएं, इसको कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो याद रखेंगे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब एक एक करके दोनों के बारे में हम समझते हैं। तो देखो उपचयी क्रियाएं क्या है। उपचयी क्रिया जो होती है ये जो भी क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन है ये सेल के अंदर होती है। तो एक चीज आपको याद रखेंगे ये किस में होती है, सेल में होती है, ठीक है ना। ये दोनों फंक्शन किस में होंगे, सेल के अंदर होती है, ये भी और ये भी दोनों सेल के अंदर होती है। अब क्या होता है इसमें जो होता है ना वो जो सरल तत्व होते हैं, सरल तत्व वो क्या करते हैं, वो सरल तत्व क्रिया करके आपस में क्रिया करके क्या करते हैं, जटिल तत्व बनाते हैं, जटिल तत्व बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका फंक्शन क्या होगा, तो देखिए आप जैसे आप उदाहरण देंगे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर, ये क्या करते हैं, ये क्रिया करते हैं और ये क्रिया जो होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, जिसमें एक जटिल तत्व का निर्माण होता है C6H12O6, ठीक है। ये है ग्लूकोज, ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की जो क्रिया होती है वो कहाँ होती है, प्लांट के अंदर होती है। तो ये सनलाइट की उपस्थिति में होती है, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। और ये सब कहाँ क्रिया होती है, ये होती है प्लांट के अंदर। चलो कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये बनाते हैं ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ये O2 होता है, ये 6O2 होता है, यहाँ 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ, ये दोनों सरल तत्व हैं, ठीक है, सिंपल एलिमेंट है और सिंपल एलिमेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, एक जटिल तत्व का निर्माण करते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट होता है जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं, ठीक है, ये ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये एक जटिल तत्व है, इसको हम संपूर्ण क्रिया को कहते हैं फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि उपचयी क्रियाएं क्या है, तो उपचयी क्रियाओं में आप कहते हैं कि जो छोटे छोटे तत्व होते हैं, सिंपल एलिमेंट होते हैं, वो आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन के फलस्वरूप ये एक जटिल एलिमेंट का निर्माण करते हैं। और ये जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर पड़ा रहता है, ठीक है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, हम रेस्पिरेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ये हमारे सेल के अंदर पहुंचता है और ये बर्निंग गैस है, ये ग्लूकोज को क्या करता है, वो बर्न कर देता है, इसको तोड़ देता है और तोड़ने के बाद फिर से ग्लूकोज को क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में फिर से बदल देता है। तो यहां तक कार्बन डाइऑक्साइड और जल की क्रिया जब ग्लूकोज बनती है तो इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ये एनाबॉलिज्म या एनाबॉलिक फंक्शन का ये एग्जाम्पल है। दूसरा आते हैं हम कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो अब कैटाबॉलिज्म में आइए, इसमें क्या होता है, देखो इसमें इसका अपोजिट हो जाता है, इसमें क्या होगा, CO2 है प्लस H2O, ठीक है। ये जो क्रिया है ये दोनों जो तत्व बन रहे हैं ये किससे बने, ये बने ग्लूकोज से। तो इसको हम ऐसे करेंगे थोड़ा सा और इसको कर ले, इसमें हम यहां से ऐसे लेते हैं C6H12O6, ठीक है, C6H12O6। और ये जो होते हैं ये ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। देखो जब आपके बॉडी के अंदर ग्लूकोज जो होता है, भोजन के पश्चात जो ग्लूकोज
स्टोर होता है सेल के अंदर। तो जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद जो ऑक्सीजन होता है ब्लड में, वो ब्लड से ऑक्सीजन चला जाता है सेल में, और सेल में जाकर के ग्लूकोज से क्रिया करता है। तो ये ऑक्सीजन जो है ये ग्लूकोज से क्रिया करेगा और फिर इसको क्या करेगा, तोड़ देगा, और जब तोड़ेगा तो ये फिर से बन जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस ये एटीपी के रूप में एनर्जी बनती है। लगभग 38 एटीपी एनर्जी होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ग्लूकोज जो है वो टूट जाता है और टूटने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है, यानी जो जटिल तत्व है फिर से सरल तत्वों में टूटता है। ये जटिल है और ये किस में टूटता है, सरल तत्वों में। तो ये सरल तत्व है, ठीक है ना, और ये जटिल तत्व है। ठीक है, तो जटिल तत्व सरल तत्वों में टूटा, तो इसको हम कहते हैं रेस्पाइरेशन। इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेस्पाइरेशन। रेस्पाइरेशन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि जो उपचयी क्रियाएं हैं, अपचयी क्रियाएं हैं, वो रेस्पाइरेशन के एग्जाम्पल में ली जाती हैं, और जो उपचयी क्रियाएं हैं वो फोटोसिंथेसिस। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो सजीवों में जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं वह निर्जीवों में नहीं होती हैं, क्योंकि निर्जीवों में ना रेस्पाइरेशन होता है, ना प्रचलन होता है, ना आकार बढ़ता है, और ना ही उसमें जन्म होता है, और ना ही मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये है आपका 6 पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं। 6 पॉइंट तक हमने पढ़ लिया है, मेटाबॉलिक फंक्शन तक। अब जो 7th पॉइंट है उस पर बात करेंगे। तो देखो, जितने भी सजीव होते हैं या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें श्वसन की क्रिया होती है, उसमें पाचन की क्रिया होती है, उत्सर्जन की क्रिया होती है, और जो आंतरिक और बाह्य उद्दीपन होते हैं, ठीक है, उनके प्रति भी शरीर क्रिया करती है, या सजीव जो होते हैं वो क्रिया करते हैं। तो 7वां जो पॉइंट होगा, सजीवों में पोषण या न्यूट्रिशन क्रिया होती है। ठीक है, जितने भी जीवधारी होते हैं वो भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, पाचन के फलस्वरूप अच्छे तत्व जो अलग हो जाते हैं वो शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना वृद्धि और विकास करता है। तो इस क्रिया को कहते हैं पोषण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे कि सजीवों में क्या होता है, रेस्पाइरेशन होता है, श्वसन होता है। सजीवों में श्वसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सजीवों में परिवहन होता है। श्वसन को कहेंगे रेस्पाइरेशन। ठीक है, होता है, और परिवहन को कहते हैं सर्कुलेशन। देखो, हमारे जो बॉडी के अंदर वो ब्लड का सर्कुलेशन होता है। ठीक है, सजीवों में परिवहन क्रिया होती है, और यह क्यों आवश्यक है, जब परिवहन होगा तो ब्लड के द्वारा होता है, और जो हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है, तो आपको पता है कि छोटी आंत में जितने भी न्यूट्रिशंस होते हैं अलग हो जाते हैं, वो सारे न्यूट्रिशंस ब्लड में चले जाते हैं, और वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जब ब्लड में पहुंचते हैं तो ब्लड क्या करता है, उनको वहां से ट्रांसफर करता है, और शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, टिश्यू हैं, उन सब में ले जाकर के छोड़ देता है। तो अब वहां पर वो अपना फंक्शन करते हैं, मेटाबॉलिक फंक्शन करते हैं, उनकी क्रियाएं होती हैं। तो ये सर्कुलेशन का यही काम है। सर्कुलेशन का काम है अच्छे पदार्थों को जरूरी अंगों तक पहुंचाना और बेकार पदार्थों को वापस ला करके उत्सर्जी अंगों में छोड़ देना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा बाहर कर दिया जाता है वायुमंडल में। इसी तरह से जो यूरिया वाले पदार्थ होते हैं, यूरिया, अमोनिया, जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, वो हमारे वृक्क या किडनी में चले जाते हैं, और किडनी उनको फिल्टर करके बॉडी से बाहर यूरिन के साथ कर देती है। ठीक है, तो ये सारे होते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो सजीवों में क्या होता है, उत्सर्जन होता है। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया एक्सक्रेशन होता है। ठीक है ना, ये भी है, याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट है सजीवों में
बाह्य तथा आंतरिक, बाह्य तथा आंतरिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया होती है। देखो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्या होता है, उद्दीपन। अब उद्दीपन समझ लो क्या है। उद्दीपन का मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर या बाहर जो परिवर्तन होते हैं, शरीर के अंदर भी परिवर्तन होता रहता है, बाहर भी परिवर्तन होता रहता है, तो जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। इससे हमारा शरीर प्रभावित होता है, ठीक है। और उस उद्दीपन के प्रति हमारा शरीर जो रिस्पॉन्स करता है उसे अनुक्रिया या रिस्पॉन्स कहते हैं। मतलब अगर मान लो अगर हमें कहीं चोट लगता है तो हम क्या करते हैं, तुरंत चौंक जाते हैं, हाथों में पैरों में कांटा चुभता है, कुछ जल जाए तो तुरंत अपने हाथों पैरों को हटा लेते हैं। तो ये क्या है, ये एक रिस्पॉन्स है जो हम बहुत तेजी से करते हैं, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये जो क्रिया है यानी जो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है वो सजीवों में होती है, लेकिन निर्जीव पदार्थ को आप कहीं भी करिए, कहीं भी उसको जो है जला दीजिए, तोड़ दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमको या जितने भी जीवित हैं उनको फर्क पड़ता है, सजीवों को फर्क पड़ता है, ठीक है। तो आप उम्मीद है कि ये जितना भी पढ़ाया गया है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आया है, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे उत्साहवर्धन को बनाए रखें। ये हमारा पहला वीडियो है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।